आज 21वीं सदी में भी गांव की राजनीति पुरुष प्रधान समाज की राजनीति है। जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिनके ससुर बैठे हैं, जिनके पति बैठे हैं, जिनके परिवार के बैठे हैं, उन्हीं की बहू बेटियों को टिकट देके कोटा पूरा किया जाता है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है। महिलाओं को बोल दिया जाता है आप जीतोगे ही नहीं, इसलिए टिकट नहीं देते हैं। India, with a population of over 1.3 billion people, is known as the world's largest democracy. Surprisingly, even though women make up half of the population and voters, they are significantly underrepresented in Indian politics. India has a rich history of influential women leaders who have played vital roles in shaping the country's political landscapes. Names like Indira Gandhi, Sarojini Naidu, Jayalalitha, Jairam, Vijayalakshmi Pandit, Mayawati, Phulan Devi, Mamata Banerjee, Sushma Swaraj, Sheila Dikshit, Sonia Gandhi, Nirmala Sitharaman and many more are synonymous with Indian politics. Despite the notable women leaders, women's representation in the country's current parliament and most state assemblies is less than 15%. Shockingly, 19 state assemblies have less than 10% women legislatures. The low political representation of women in India is a significant challenge, influenced by factors such as cultural attitudes, gender stereotypes, and institutional and societal barriers. However, there are women like Sadaf Khan and Rashmi Singh who are challenging these barriers and fighting to make their voices heard in the political arena. मेरा नाम सदफ है और मैं ग्राम पंचायत पनौठा ज़िला छतरपुर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मेरा सपना राजनीति में जाने का है। तो मैं जितना भी टाइम रहता है उसमें परिवार के साथ भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अपने गांव में जाती हूँ। मैं अपने अगर घर में हूँ तो मेरा ये है कि सुबह और शाम में मेरे को गांव का एक राउंड लगाना है। तो हो सकता है मैं सुबह जनरली एक ऐसे घूम के आ जाऊँ, तो मुझे दुकानों पे, घर के बाहर जो बैठा मिले मैं 2-5 मिनट उनसे बात करती चलूँ या राम राम ही करती चलूँ। मैंने शुरू से ही गाँव की चीज़ें देखी हैं, मैं गाँव में रही हूँ, तो मैं गांव में भी महिलाओं के साथ बैठती हूँ, उनके बच्चों के साथ भी बैठती हूँ, मैं बूढ़ी काकी के साथ भी बैठती हूँ। मैं गांव में लड़कियों के साथ डांस वर्कशॉप चलाती हूँ गर्मियों की छुट्टी में। वहीं मैं महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स भी बांटती हूँ। तो उसमें मेरा भरोसे वाला कम्युनिकेशन औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बिल्ड हो गया है। इसको करने का मेरा एक जो मोटिव बोलूँ या जो भी, वो इस तरीके से भी है कि ये चीज़ें मुझे राजनीति से काफ़ी कनेक्ट करती हैं। लोगों से बातचीत करना, उनके मुद्दे जानना, उनकी परेशानियाँ जानना। मैं पहले लोगों की बात सुनती थी, समझती थी, लेकिन अब मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से इनका उपाय निकाला जाए। अगर ये गांव स्तर पे सॉल्व की जा सकती है तो मैं सरपंच से जाके बात करूँ, मैं क्या बात करूँ, मेरी क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पे क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, मैं उनको बताती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ गाँव वालों से। और अगर वहाँ से कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मैं पर्सनली इनिशिएटिव लेके जाती हूँ कि चलो सरपंच के पास चल के बात करते हैं। मुझे लगता है कि इसी गैदरिंग और इसी बातचीत और सपोर्ट से मेरी राजनीति का रास्ता जाएगा। बीते दिनों मैंने 2022 में पंचायत का चुनाव भी लड़ा है, साथ साथ में मैं छात्र संघ चुनाव में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ।
मैंने अपने परिवार में शुरू से ही राजनीतिक माहौल देखा है। जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी या चीज़ें देखती थी, तो मुझे जितना किताबों से समझ में नहीं आया, उतना मैंने अपने गांव के परिवेश में रह के चीज़ें सीखी हैं। मेरे दादा ने काफ़ी लंबे समय तक बतौर सरपंच गांव में काम किया। उसके बाद मेरे पापा भी सरपंच रहे और मेरी माँ ने भी चुनाव लड़ा और वह सरपंच 5 साल तक सरपंच रही हैं। इस तरीके के बैकग्राउंड से जब मैं शुरू से ही लिंक की हूँ, तो मुझे इसके बाद लगा कि मेरा भी जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ ज़्यादा है, और फिर मेरा इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ वो भी इस फील्ड में हुआ। मैंने अपनी स्कूलिंग छतरपुर से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी अपना छतरपुर से कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन मेरे लिए काफ़ी शानदार टाइम रहा है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के 3 साल परमानेंट, मतलब मैं एकदम रेगुलर वाली स्टूडेंट थी, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना पसंद था। जब छात्र संघ चुनाव की खबर आई, तब मुझे लगा कि ये मेरा मौका है और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो 2017 में जो छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। उस टाइम पे मैं इंदौर गई थी 1 महीने की MPPSC की कोचिंग करने। लेकिन उस समय पे मुझे जब 2 ऑप्शन मिले कि इंदौर रहना है या फिर चुनाव लड़ना है, तो मैंने बिना कुछ सोचे हुए चुनाव को अपना फर्स्ट ऑप्शन चुना और मैं केवल और केवल चुनाव के लिए वापस आई। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि सिंह है। बेसिकली मध्य प्रदेश सतना जिले से बिलोंग करती हूँ और एक दंत चिकित्सक हूँ, PDS हूँ और राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। एक सेवा का भाव हमेशा मन में रहा, तो डॉक्टरी के रूप में भी मैंने कई जगह कैंप के माध्यम से लोगों को सेवाएं देने का काम किया है और कई जगह क्लिनिक है। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं रहा, बस ये है कि मेरे परिवार में चाहे मायका पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष, दोनों पक्षों ने मुझे सेवा करना सिखाया है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है जो 9 साल की है, एक बेटा है अभी 7 साल का है। ये बच्चे जब हुए तो बहुत सी जिम्मेदारियां आईं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए कह नहीं सकते कहाँ से वो सारी चीजें मैनेज हुई। सेवा भाव के लिए राजनीति एक माध्यम है। राजनीति में आना और राजनीति में रहकर कुछ बनना कोई ऐसा सपना नहीं है। तो एक सेवा होती है कि चलिए कोई भूखा है तो उसको हम भोजन खिला सकते हैं, कोई प्यासा है तो उसको पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसको थोड़ी बहुत वस्त्र की जरूरत है तो हम वस्त्र दे सकते हैं। लेकिन कुछ सेवाएं होती हैं, व्यक्तियों को सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, आज भी यदि कहा जाए धरातल में वो व्यक्तियों को किसी को मिल ही नहीं रही है। उन कामों के लिए हमको राजनीति में सक्रिय रहना पड़ता है। कैंप जब हमने लगाया, लोगों की सेवा देने का काम किया, तो उस बीच में कई महिलाएं मुझसे संपर्क में आई। मुझसे काफ़ी वरिष्ठ वृद्ध महिला आई। उनने कहा कि मैडम जी, मेरा ये पेंशन दिलवा दीजिए। पर्ची अर्ची रखी हुई थी छोटी सी, तो मैंने उसके बारे में पता किया कि विधवा पेंशन की क्या प्रोसीजर होती है। फिर मैंने वहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों को इन्फॉर्म किया, तो उनके द्वारा यही कहा गया मुझे कि देखते हैं, और आप कोई अधिकारी बोल रहे हो, नेता बोल रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक समान आम जनमानस बोल रही हूँ, एक डॉक्टर बोल रही हूँ, तो आप इसका विधवा पेंशन बना दीजिए। तो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो मुझे पता चला कि ये काम तो नहीं होना है।
तो उनकी मदद करने के लिए उस समय मुझे एक रास्ता लगा कि राजनीति में जाना चाहिए। गांव में राजनीति करने का मोटिवेशन मुझे मेनली लॉकडाउन में मिला। लॉकडाउन में जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, गांव में लड़कियों के लिए स्पेस एकदम ख़त्म हो चुका था। तो मैंने ऐसे मुझे लगा कि लड़कियों का, महिलाओं का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। बतौर सरपंच कोई महिला कैंडिडेट भी होती है, तब उसके बावजूद भी एक औरत जाके पंचायत भवन में खुले से अपनी बात नहीं रख पाती है। उसको नहीं पता होता है मुझे किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि उसको बनावटी भाषा आती ही नहीं है। अगर वो महामारी से हो रही है, अगर उसको प्रेगनेंसी का दर्द हो रहा है या उसको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो कभी बता ही नहीं पाएगी कि आप मेरे शौचालय की सफाई करा दीजिए। तो मुझे ये लगा कि एक महिला के तौर पे, एक लड़की के तौर पे मुझे सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इन लोगों के लिए काम करना चाहिए, मुझे इनकी आवाज़ बनना चाहिए। मैंने सरपंच का चुनाव जून 2022 में लड़ा था। सबसे पहले तो मैं जब चुनाव के फॉर्म भरने गई, तो जब मैं अपने पापा के साथ पहली बार पंचायत भवन पहुंची, तो लोगों को ये लग रहा था कि मैं अपनी मम्मी का पर्चा पत्र भरने आई हूँ। लेकिन जब मेरे पापा ने ये बताया कि नहीं, हमारी बेटी ही इस बार कैंडिडेट है, तो गांव के भी काफ़ी लोग थे और मतलब पहचान वाले भी काफ़ी लोग थे। तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को रिएक्शंस में मिली कि अरे लड़की का क्यों, चाची का क्यों नहीं भर रहे हो, चाची का भरते तो बढ़िया लगता। ऐसे चीज़ें हुई। और फिर उसके बाद जब मैं गांव में कैंपेन स्टार्ट की मैंने अपनी, तो कई लोगों को बहुत टाइम तक क्लियर ही नहीं था कि मैं मम्मी की कैंपेन कर रही हूँ। तो उनको ये चीज़ लगती रही कि हो सकता है, मतलब अभी भी पर्चा जब वापसी का टाइम चल रहा था, तो उनको ये लग रहा था कि हो सकता है कि मम्मी का नाम जाए और मेरा नहीं जाए। चुनाव के दौरान जो लोगों का मेरे लिए नज़रिया रहा है और उनका सपोर्ट रहा है, वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है मुझे शुरू से। मैं जब भी गांव में कैंपेन करने जाती थी, तो लोगों का एक ये मानना होता था कि गांव की बिटिया चुनाव लड़ रही है, गांव की लक्ष्मी चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए मैंने लोगों के पैर नहीं छुए, लोगों ने मुझसे कभी हाथ नहीं जुड़वाए। तो उनका जो ये नेचर था, वो मेरे साथ कंटिन्यू पूरे कैंपेन के दौरान रहा है, जिसने मेरे को काफ़ी होप दी है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगी। और मतलब मैं अंदर से ये फील करने लगी थी कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग मेरे को एक लड़की होने के नाते एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग मेरे को एक फीमेल कैंडिडेट और एक एजुकेटेड वुमेन के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई एक पढ़ा लिखा सरपंच गांव में आए। लेकिन 2 दिन पहले से ऐसा थोड़ा जो गांव का रवैया है, वो एकदम ब्लैंक होना स्टार्ट हो गया। पैसे बंटना, दारू बंटना, कपड़े बंटना, तो ये कंटिन्यू हो रहा था हमारे गांव में। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को भी पहुंचाई थी। पहले काफ़ी सपोर्ट मिला, लेकिन 2 दिन एकदम ब्लैंक रहा कि समझ नहीं आ रहा था कि अब लोग क्या करेंगे। तो एक वो थोड़ा सा मन में हिट कर रहा था कि देंगे वोट, नहीं देंगे, पलट तो नहीं जाएंगे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या होगा 2 दिन बाद। जब हमने कैंप लगाया, उसके बाद जिला पंचायत के इलेक्शन आए। 2013 में मैंने जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा। उसमें लोगों का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, तो काफ़ी अच्छे वोटों से जीती। मैं जिला पंचायत के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही। मैं 5 सालों तक भाजपा की कार्यकर्ता रही, सक्रिय रूप से काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मैं जिले की उपाध्यक्ष भी रही। लेकिन जो भी 2018 में जब विधानसभा के हमारे इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी से मैंने नागौद विधानसभा से टिकट की बात रखी। और उस समय जो पार्टी कहती है सर्वे में नाम होना जरूरी है, अच्छे और प्रबल दावेदार के रूप में अपना नाम था।
फिर पता नहीं पार्टी ने क्या निर्णय लिया, क्या सोचा, वो चीज़ मैं नहीं जानती। लेकिन एक महिला कैंडिडेट को कहीं न कहीं नागौद विधानसभा से उनने कम करने का काम किया। जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन काउंटिंग भी हुई। शाम को 7 बजे से सुबह के 4 बजे तक काउंटिंग चली है। जो काउंटिंग में एजेंट्स बनते हैं उसमें बतौर एजेंट मैं भी एक रूम में थी। अंदर का माहौल थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा ठंडा था कि जिस तरीके से भी ये होता था कि कुछ भी एक पर्ची खुलती थी तो उसमें मेरा नाम दिख जाता था तो मेरी खूब जग जाती थी, जीत जाऊँगी। फिर जिसमें मेरा नाम नहीं आता था तो ये आता था कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि रात के 2 ढाई बजे 3 बजे के आसपास एकदम क्लियर हो गया कि अभी मेरा वोट नहीं है, अभी मैं नहीं जीत रही हूँ। मैं अपने गांव की बेटियों की उम्मीद हारी थी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैं पापा को नहीं जिता पाई, दादा का नाम आगे नहीं ले जा पाई, क्योंकि जनरली लड़कियां अपने घर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती हैं। दादा का, ख़ानदान का, विरासत का जो नाम आगे बढ़ाते हैं वो लड़के बढ़ाते हैं हमारे समाज में। लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव के पूरी प्रोसेस के दौरान एक चीज़ मेरे साथ हमेशा साथ रही है कि मैं अपने ख़ानदान का नाम लेके आगे बढ़ रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो लड़कियाँ मेरे साथ रात दिन मेहनत की हैं, जिनकी एक होप थी कि दीदी तुम सरपंच बन जाओगी तो हमारे भविष्य सुधर जाएंगे, दीदी तुम्हारे आने से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, कर पाएंगे और हो सकता है हम बाहर नौकरी भी करने जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है लड़कियों का इस गांव से बाहर जाके काम करना। तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे हार गई थी कि मैं चुनाव तो हारी तो ठीक है, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें भी हार गई। चुनाव की सुबह की बात है, सुबह 6 बजे जब मैं अपने घर के बाहर बैठी थी तो मेरे गांव की लड़कियां जो हमेशा अपने घर के काम करती हैं, कोई झाड़ू लगाती हैं, कोई कचड़े लेके बाहर जाती हैं, तो एक छोटी सी बच्ची है शिवानी, उससे मेरा बहुत पर्सनल अटैचमेंट है। एक लड़की है विशाखा, मोनिका, काफ़ी सारी बच्चियां हैं ऐसी, लेकिन वो जो छोटी बच्ची मेरे को ना देखते हुए सीधा जा रही थी तो मैं उसको आवाज़ लगाई, शिवानी शिवानी शिवानी। शिवानी नहीं सुनी, शिवानी सीधा चली गई। लौट के आई तो मैं खड़ी हो गई रोड पे और मैंने उसका तसला पकड़ा और साइड में रखा और उसको उठा के अपनी गोद में बिठाया। मैंने कहा क्या हो गया, तो वो मेरे साइड देख ही नहीं रही थी, उसकी आंखें यूँ थी। तो मैं उसको बोली कि क्या हो गया शिवानी, तो बस वो मेरे को हक किया और रोने लगी कि दीदी अपन चुनाव हार गए। जब मुझे टिकट 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, तब नागौद विधानसभा से वहां से एक पुरुष प्रत्याशी को उतारा उनने। In the 2018 assembly elections in Madhya Pradesh, the Bharatiya Janata Party fielded 27 women candidates, while the Congress Party fielded 25 women candidates for the 230 assembly seats. Out of these, only 21 women were elected as members of the Legislative Assembly. Out of a total of 2,899 candidates, just 250 of them were women. Similarly, in the 2013 Assembly elections, the BJP fielded 28 women candidates, of whom 22 emerged victorious as MLAs. The Congress Party, on the other hand, fielded 21 women candidates, with only 6 of them winning. In the 2008 Assembly elections, the BJP fielded 22 women candidates, of whom 15 won seats. The Congress has 11 women candidates, with all of them becoming MLAs. In the 2019 Lok Sabha elections, the BJP and Congress fielded 9 women candidates in total, but only 4 of them were elected as members of parliament. This means that a mere 14% of the total MPs elected from Madhya Pradesh were women. Unfortunately, the representation of women in India's parliament and most state assemblies remains quite low, with women occupying less than 15% of the seats. Shockingly, 19 state assemblies have less than 10% women legislators, with Madhya Pradesh being one of them, having a meager 9% representation of women.
पुरुष प्रधान देश होने के नाते हर पुरुष, यदि वो डॉक्टरी में है तो डॉक्टर पुरुष वर्ग होगा, तो महिला को अपने से कम ही मानेगा कि जो मैं 100% दे सकता हूँ वो कभी नहीं दे सकती। चाहे आप यदि कलेक्टर की भी बात करें, पुरुष वर्ग कलेक्टर है और महिला कलेक्टर है, उसके दिमाग में रहेगा जो मैं कर सकता हूँ वो ये नहीं कर सकती। सेम यही प्रॉब्लम राजनीति में है। आज 21वीं सदी में भी गांव की राजनीति पुरुष प्रधान समाज की राजनीति है, क्योंकि मैंने अपने पापा की, मैंने अपनी मम्मी की और अपने दादाजी की राजनीति के बारे में देखा और सुना है। और मुझे मेरी राजनीति में जो अंतर समझ में आया वो ये आया कि मैं लोगों के लिए एक अनमैरिड महिला के तौर पे थी। मैं किसी की बहू नहीं थी। मैं इस गांव में एज अ परमानेंट कैंडिडेट उनको नहीं दिख रही थी। मैं एक बेटी, बच्ची और गांव की लड़की थी जिसको कल शादी के बाद दूसरे गांव में जाना है या दूसरी जगह जाना है। जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिनके ससुर बैठे हैं, जिनके पति बैठे हैं, जिनके परिवार के बैठे हैं, उन्हीं की बहू बेटियों को टिकट देके कोटा पूरा किया जाता है कि महिलाओं को हमने दे दिया। जब आप खुद सिर्फ राजनीति करना चाहते हो और आपके पास पीछे कोई बेस ना हो, आपके परिवार के लोग ना चाहते हों कि आप राजनीति करो, आपके आसपास के लोग ना चाहते हों कि आप एज अ कैंडिडेट उनके बीच में उतरो, तो आज भी बहुत मुश्किल है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लोग आज भी यही मानते हैं कि जो हमारे आगे हमारी सत्ता लेके चलने वाला है वो केवल पुरुष ही हो। महिलाओं को बोल दिया जाता है आप जीतोगे नहीं इसलिए टिकट नहीं देते हैं। टिकट ना देने के ये सब बहाने हैं। कई ऐसी सीटें हैं कि जहाँ पे पुरुष लंबे समय से नहीं जीतते आए हैं, एक नया चेहरा महिला को उतार दिया, थोड़ा बहुत भी वो क्षेत्र में गई है, वो चुनाव को जीत के आई हैं। आपको इसकी कई उदाहरण हैं, जैसे मैं कहीं की भी लेने जाऊंगी। हमारे यहाँ जिला पंचायत के इलेक्शन होते हैं, यदि पुरुष सीट भी मतलब आती है जो, उसमें जब महिला लड़ती है तो मेरी विधानसभा से सीटें ऐसी हैं कि दोनों महिलाएं जीती पुरुष सीट से, जिला पंचायत का, ऐसे जनपद का। महिलाएं चुनाव जीतती हैं, बस ये है कि उनको मौके ही नहीं दे रहे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है कि आज हम देख रहे हैं कि ये कोटा सिस्टम फिट करने के लिए पार्टियां बना देती है, महिला प्रपोज, महिला ये, महिला वो, भाषण दे देती है, सब कुछ कर देती है। भाषण तो आप दिलवा लीजिए तो लगेगा कि महिलाओं के अलावा किसी को कोई लाभ ही नहीं दे रही। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो पार्टी बोल रही है वो मंच में बैठी हुई महिलाओं से दो शब्द बोलने का मौका भी माइक उनको नहीं पकड़ा रही। तो इससे हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिल ही नहीं रहा है। आज आप मतलब किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, जिला अध्यक्ष बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि उसमें 1% 2% भी महिलाओं को बना दे। हर पुरुष वर्ग को बैठा के रखो, प्रदेश अध्यक्ष हर पुरुष वर्ग को बैठा के रखो। तो जो महिलाएं हैं, टिकट जिनको चाहिए या क्षेत्र में काम करना है तो वो किससे जाके बोले। अब पुरुष वर्ग से ठीक है, ऐसा नहीं है, सपोर्ट मिलता है पार्टी में रहे, लेकिन जो एक झिझक होती है महिलाओं की, उनको थोड़ा सा रोक के ही रखती है कि हर चीजें वो नहीं बोल पाती। तो जो भी दल हो, मेरा मानना है कि यदि एक प्रदेश अध्यक्ष पुरुष वर्ग बैठाए तो एक महिला को बैठाइए और दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, दोनों, ताकि वो दोनों ही निर्णय ले सके उस चीज को। जो डिसीजन होता है वो ऑलरेडी तय किया हुआ डिसीजन होता है, जिसको सिर्फ सुनाया जाता है, महिलाओं से पूछा नहीं जाता है, भले वो सरपंच की पोस्ट क्यों ना रखती हो। एक सरपंच होने के नाते भी उसको पंचायत भवन में इजाज़त तब है जाने की जब उसका पति किसी मीटिंग में या किसी डॉक्यूमेंट में साइन कराने के लिए ले जाता है। उसके अलावा पंचायत भवन की राजनीति किस तरीके से चल रही है या गांव में क्या हो रहा है उसको कभी पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि वो वहाँ की कैंडिडेट नहीं है, वो केवल उस पति का फेस है जो उसको चुनाव जिताता है। जैसे कहते हैं कि कोई भी गाड़ी यदि चलानी हमको पूरी तरह से, तो दो चक्कों को होना जरूरी है। तो राजनीति में यदि पुरुष वर्ग आएंगे तो जो महिलाओं के दशा और दिशा को सुधारने की बात करते हैं वो कभी हो ही नहीं सकता। और मेरा मानना है कि जब तक विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जब तक 50% महिलाओं का कोटा फिट नहीं किया जाएगा तो कभी भी महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता महिला सशक्तिकरण में काम हो पाएगा। भारत की पिछड़ी जातियां थी, शोषित थी, और जो निम्न वर्ग के लोग थे
तो उनको बढ़ाने के लिए एक आरक्षण लाया गया कि ताकि वो लोग हर फील्ड में थोड़ा अपना सेटअप करें और आगे बढ़ें। ठीक उसी तरह मेरा मानना है कि महिलाओं का सीधे आरक्षण विधानसभा लोकसभा करने में क्या दिक्कत है। तो जो भी मुखिया हैं दिल्ली में बैठे हैं, उनसे हर महिला निवेदन करना चाहेगी कि भाई कम से कम आप आरक्षण करो। किस वजह से हारी मैं चुनी? मैं इतना अच्छा कर रही थी, मैं तो बच्चों का भी सोच रही थी, महिलाओं का भी सोच रही थी, गांव में एक पढ़ी लिखी लड़की के तौर पे काम करना चाहती थी और ऑफ कोर्स लोगों के लिए करती। लेकिन क्या हो गया ऐसा जो लोग मेरे को पसंद नहीं किए? मेरा सबसे बड़ा सवाल अपने आप से था। इस बात से तो एकदम डिनाई नहीं किया जा सकता है कि मेल का अपना बना बनाया स्पेस है और महिलाओं को सालों लग जाते हैं अपना स्पेस क्रिएट करने के लिए। और वही चीज़ मम्मी के चुनाव का देखा जाए तो जैसे कि राजनीति में होता है कि महिला केवल एक चेहरा बनती है, मेरे पापा के साइड से भी मेरी मम्मी जो एक महिला फेस के तौर पे उतरी थी, उसके बाद मेरी माँ ने अपना स्पेस बनाना शुरू किया जितना वो कर पाई गांव में रह के, या पारिवारिक माहौल जैसा रहता है गांव का। और जो उनका कैंपेन प्रोसेस था वो भी जनरली ये था कि बहू को हाईलाइट किया गया था कि उनकी पत्नी, उनकी बहू उनके घर से। जब आप महिलाओं को इक्वली अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे हो तो आप उनको इक्वली पार्टिसिपेशन का मौका कैसे दे सकते हो? इस चुनाव के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये लगा कि मुझे अपना काम छोड़ना तो मतलब छोड़ने का कभी नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए मैंने जो यहाँ पे लाइब्रेरी खोलने का इनिशिएटिव लिया था वो आज भी कंटिन्यू है। हम लोग अपने गांव में एक लाइब्रेरी चला रहे हैं जिसका नाम इंदू है और इस लाइब्रेरी में 5th क्लास से लेके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स रखी हुई हैं। बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें चीज़ें ऐड ऑन भी होती जा रही हैं। फ़िलहाल लाइब्रेरी में रिसेंटली जिस पे काम मैं कर रही हूँ वो कंप्यूटर के लिए कर रही हूँ। जैसे कि लाइब्रेरी के लिए मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू फंड इकट्ठा करती हूँ, लोगों की हेल्प लेती हूँ, डोनेशंस लेती हूँ। उसी पे अपना एक नोट जारी किया था जिसके बाद मुझे लोगों की हेल्प मिली। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी का निर्णय कहीं ना कहीं हमने माना, लेकिन उस समय का जो टाइम पीरियड था, जनता का अपने घर में आके बैठ जाना, तो रात में आपको करीबन मैं बता रही हूँ कि मेरे घर में कम से कम 1000 लोग थे। सबका कहना था कि दीदी नहीं, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो उनका निर्णय हमको मानना पड़ा। नागौद विधानसभा से इंडिपेंडेंट लड़ा था, तब वहाँ से लोगों ने मुझे 25,700 वोट दिए। तो एक महिला के ऊपर इतना विश्वास, क्योंकि ये वोट गरीबों के मिले हैं, उनके मिले हैं जिनका मैंने सहयोग किया है। हार की बात भी लोगों के बीच में टिकी हुई हूँ, तो जनता से जो प्रेम स्नेह मिलता है, इवन छोटे छोटे बच्चे तक रश्मि रश्मि नाम लेके जब बोलते हैं तो वो खुशी मिलती है कि चलो यार इतना बच्चा भी आपको नाम से आपकी गाड़ी से पहचान रहा है। तो ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं। जो मैंने लोगों के बीच में काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी से पूरी तरह से उम्मीद है कि मुझ पर वो विश्वास जताएगी आने वाले समय में। इस नेगेटिव माहौल में होने के बाद भी एक होप है कि चीज़ें बदलेंगी। मेरा जो ये काम है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने मकसद की तरफ जा रही हूँ, बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे काम का मतलब ही लड़कियों की आज़ादी है। यही मेरा मोटिव है कि मैं अपनी तरह और अपने से बेहतर इस गांव की हर लड़की को बना पाऊँ। In the end, the question remains the same. Will Rashmi, who has returned to party politics, secure a ticket or not? And will society accept women like Sadaf as politicians in the panchayats?